नमस्कार। गायत्री कॉलेज साचोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आज हम ऑस्मो रेगुलेशन इन यूग्लिना नामक विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लोकोमोशन इन यूग्लिना पर चर्चा की थी। उससे पहले वाले वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना के बारे में जाना था और इसी क्रम में आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट पेपर के यूग्लिना विषय पर ऑस्मो रेगुलेशन इन यूग्लिना पर चर्चा करेंगे। तो ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है? ये दो वर्ड है, ऑस्मो एंड रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब है नियमन और ऑस्मो वर्ड आया है प्रासरण से, ऑस्मोसिस से बना है ऑस्मोसिस, अर्थात हम हिंदी में कह सकते हैं यूग्लिना में प्रासरण नियमन। तो यूग्लिना में प्रासरण नियमन को समझने के लिए पहले हमें एक शब्द सीखना होगा। उस शब्द को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस, जिसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? परासरण भी कह सकते हैं। परासरण होता क्या है? कोई आपसे पूछे कि परासरण कहते किसे हैं? जब हम परासरण की बात करते हैं या ऑस्मोसिस या परासरण, जो भी आप कहना पसंद करो, होता क्या है? सपोज दैट हमने एक कंटेनर लिया, एक पात्र लिया, उस पात्र के मध्य में हमने SPM अर्ध पारगम्य झिल्ली रख दी। एक पात्र लिया, उस पात्र को हम अर्ध पारगम्य झिल्ली से बराबर दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, विभक्त कर देते हैं। एक तरफ हम नमक NaCl रख देते हैं और एक तरफ प्योर H2 रख देते हैं, जल जिसको कहते हैं जल रख देते हैं। अब चूंकि जल एक विलायक का कार्य करता है, किसका कार्य करेगा? विलायक का कार्य करेगा। और यहाँ NaCl किसका कार्य करेगा? विलय का कार्य करेगा। अब जल की आदत क्या होती है? इधर जल की सांद्रता क्या है? मैक्सिमम सांद्रता है। जल की सांद्रता क्या है? मैक्सिमम। और इस तरफ जल की सांद्रता क्या है? मिनिमम। और विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। अब यदि यही विलायक के अणु जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेंगे तो इनके बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दी गई, हमने लगाई है। उस मेम्ब्रेन को हम क्या करें? अर्धपारगम्य झिल्ली कह रहे हैं। और अर्धपारगम्य झिल्ली लगाने के बावजूद भी यदि इस विलायक अर्थात जल के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके चले जाते हैं और ये प्रवाह अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है, या इसको आप कह सकते हो स्वतः परक्रम है। ये कौन सा परक्रम है? स्वतः परक्रम है। जब तो हम कह सकते हैं कि जब विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाह करते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। तो परासरण आपकी समझ में आ गया होगा। हमने देखा कि परासरण क्या किसे कहते हैं? विलायक के अणु, विलायक यहाँ पे क्या है? जल। विलय कौन है? NaCl। यहाँ पे जल की सांद्रता क्या है? अधिक है। इधर जल की सांद्रता क्या है? मिनिमम है। तो आप कह सकते हैं कि विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाह का जो परक्रम होता है, उस परक्रम को हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। अब आप हमारे सामने ये तो समझ में आएगा कि परासरण क्या होता है। कोई आपसे पूछे कि परासरण कितने प्रकार का होता है, तो हम ये भी एक बात समझने वाली बात है कि परासरण के प्रकार भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब अब हम एक और सिस्टम आप ले लें, सिंपल सा, आपने 12th क्लास में भी एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा और अभी भी पढ़ सकते हैं। तो परासरण के दो प्रकार हैं। सपोज एक प्रयोग करते हैं, हमने
एक पात्र लिया, इस पात्र में जल भर दिया और फिर हमने इसमें एक किशमिश डाल दिया। क्या डाल दिया? किशमिश। जब हमने इसमें किशमिश डाल दिया पात्र के अंदर और कुछ समय तक इसको गर्म पानी ले लें या ठंडे पानी में पड़ी रहने देते हैं तो आप देखते हैं कि किशमिश फूल जाती है। दूसरा एक और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक और पात्र लेते हैं और उस पात्र को हम नमक से भर देते हैं। इस पात्र में तो हमने क्या डाला? जल डाला। और इस पात्र में हमने क्या डाला? NaCl लिया और फिर इसमें यहाँ पे किशमिश, अंगूर, किशमिश की बजाय हम क्या रख देंगे? अंगूर रखेंगे। अंगूर रखा और कुछ समय तक ये अंगूर जब इस नमक में रखा रहता है तो ये अंगूर सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो कोई आपसे पूछे किस वजह से ये श्रिंक हुआ, तो सीधी सी बात है, नमक विलय की तरह कार्य करेगा। तो जो अंगूर के अंदर जो जल था वो विलायक के रूप में कार्य करता था। अंगूर के अंदर जल की सांद्रता अधिक थी और नमक के अंदर जल की सांद्रता क्या थी? कम। तो अंगूर की जो चारों तरफ छिलका था उसने अर्धपार्गन में झिल्ली की तरह व्यवहार किया और जल H2O अंगूर के अंदर से किसमें आ गया? नमक में। और जल के बाहर निकलने के कारण से अंगूर क्या हो गया? श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया। दूसरे एग्जाम्पल में बाहर क्या था? जल। अंदर किशमिश के अंदर जो कोशिका द्रव्य था उसके अंदर जल की मात्रा मिनिमम थी, तो जल ने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन किया, अर्थात किशमिश के अंदर जल ने प्रवेश किया और किशमिश फूल गई। इन दोनों एग्जाम्पल में हमारे पास दो तथ्य सामने आए। पहला तथ्य ये सामने आया कि एक एक्सपेरिमेंट में जल अंगूर से बाहर की तरफ गति कर रहा है और दूसरे एक्सपेरिमेंट में जल बाहर से किशमिश के अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है। अर्थात यदि किसी कोशिका से जल का बाहर निकलना, अंगूर को यदि हम कोशिका की तरफ तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि किसी कोशिका से या किसी बॉडी से जल का या किसी निकाय से जल का बाहर की ओर विस्तृत होना बाह्यप्राशन कहलाएगा और किसी जल का किसी बाह्य स्रोत से उस कोशिका के अंदर या उस बॉडी के अंदर की ओर प्रवेश कर जाना, पात्र के अंदर की ओर चले जाना, वो क्या कहलाता है? अंतःप्राशन कहलाता है। तो इसका मतलब हमारे सामने दो कंसेप्ट सामने आ गए। पहला कंसेप्ट सामने आया प्रासरण और दूसरा कंसेप्ट हमारे सामने आया प्रासरण के प्रकार। तो प्रासरण कितने प्रकार के हो गया? प्रासरण आपसे कोई पूछ ले तो प्रासरण के कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार हो गए। पहला बाह्य प्रासरण, बाह्य, और दूसरा क्या हो गया? अंतःप्रासरण। अंतःप्रासरण हमारे पास प्रासरण कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हो गया, बाह्य प्रासरण और अंतःप्रासरण। अब ये सर पढ़ा रहे थे ओस्मो रेगुलेशन इन यूग्लिना और अब बोल क्या रहे? हमें पढ़ाने लगे प्रासरण। एक्चुअल में प्रासरण का मैंने जिक्र इसलिए किया है ताकि आपको ये पता चले कि यहाँ पे प्रासरण का ओस्मो रेगुलेशन में प्रासरण का कितना बड़ा रोल है और इसका नाम ही ओस्मो रेगुलेशन क्यों पड़ा। आप जानते हैं कि यूग्लिना एक एक्वेटिक एनिमल है, प्रोटोजोन है, एक्वेटिक एनिमल है। तो बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रियाएं पानी के बिना संभव नहीं हो सकती हैं। तो अंतःप्रासरण इसके द्वारा अंतःप्रासरण के द्वारा यूग्लिना के शरीर में जल लगातार प्रवेश करता रहता है। कौन सी क्रिया के द्वारा? अंतःप्रासरण, जिसको एंडोस्मोसिस भी कह सकते हैं। एंडोस्मोसिस के कारण, अंतःप्रासरण के कारण जल यूग्लिना के शरीर में लगातार प्रवेश करता रहता है और ये लगातार प्रवेश करता रहे, इसे बाहर नहीं निकाला जाए तो ऐसी स्थिति में यूग्लिना का शरीर जल के दबाव के कारण फट सकता है। इसलिए उस जल को शरीर से बाहर निकालने का एक प्रोसेस है और उस पूरे अतिरिक्त जल की मात्रा को शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। और उस प्रोसेस में हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। पर उससे पहले कौन सा स्ट्रक्चर रोल प्ले करता है उसको देखने से पहले हम एक बार ओस्मो रेगुलेशन एपरेटस को समझने के लिए उसके स्ट्रक्चर जानते हैं।
देखो आप ये गोलाकार संरचना देख रहे होंगे, इस गोलाकार संरचना को हम रिजर्वोयर या आशय कहते हैं। और आशय में हमें दो संरचनाएं नजर आ रही हैं। एक तो नजर आ रही है लोकोमोटिव फ्लैजिलम, जिसको हम गमनांग कशाभिका भी कह सकते हैं या लॉन्ग फ्लैजिलम भी कह सकते हैं, जो बड़ी फ्लैजिला की तरह कार्य करती है। दूसरी हमें नजर आ रही है स्मॉल फ्लैजिलम, जो छोटी या लघु कशाभिका के नाम से जानी जाती है। एक यहाँ पे वर्णक जैसी संरचना, एक गोलाकार बिंदु स्पोर्ट दिखाई देता है, इस स्पोर्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं। और एक इस आशय के जस्ट साथ में यहाँ पे हमें एक साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने स्पेशल नाम दिया है जोन ऑफ एक्सक्रीटरी साइटोप्लाज्म। एक्सक्रीटरी मतलब उत्सर्जक, साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य और जोन इस क्षेत्र, इसका मतलब उत्सर्जित कोशिका द्रव्य का क्षेत्र। इस क्षेत्र, ये क्षेत्र में एक्चुअल में है क्या, ऐसी कौन सी संरचना इस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये कोई बड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें विशेष संरचनाएं हैं। आप देख रहे होंगे छोटी छोटी वैक्यूल्स नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? वैक्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। इस रिक्तिका, इन वैक्यूल्स के अंदर जब जो जल प्राशन के द्वारा शरीर के अंदर अतिरिक्त जल की मात्रा आ जाती है, उस अतिरिक्त जल की मात्रा को ये साइटोप्लाज्म इन छोटी वैक्यूल्स के अंदर भर देता है। और ये छोटी वैक्यूल्स जैसे जैसे इनमें पानी जाएगा, ये भरना शुरू हो जाएंगी, वैसे वैसे इनका आकार बड़ा होता चला जाएगा और ये सहायक वैक्यूल्स के रूप ले लेती हैं और आकार बड़ा होता है। यहाँ पे दो कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट तो ये है कि ये छोटी वैक्यूल्स हैं, ये परस्पर बड़ी होती जाती है, एक दूसरे से मिक्सअप होकर और एक बड़ी रिक्तिका का फॉर्मेशन करती है। एक कंसेप्ट तो ये है। दूसरा कंसेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि हम ये भी जानते हैं कि पहले से कोई एक बड़ी वैक्यूल होती है और उसके पास छोटी जो वैक्यूल्स होती है वो अतिरिक्त जल की मात्रा को लाती है और उस बड़ी वैक्यूल में भर देती है। दोनों ही कंसेप्ट अपनी जगह ठीक है, हम इसको बहस का कोई मुद्दा नहीं है। तो हम बात करते हैं कि ये जो छोटी वैक्यूल्स हैं पानी की अतिरिक्त मात्रा को लेकर भर जाती हैं और भरकर एक बड़ी वैक्यूल का फॉर्मेशन कर देती हैं, जिसको लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हम कहते हैं। जब लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में पानी भर जाता है और वो अपनी पूर्ण और चरम अवस्था पे होती है, फूली हुई होती है, तो इस वैक्यूल को हम डायस्टोल कंडीशन भी कह देंगे। कौन सी कंडीशन है ये? डायस्टोल कंडीशन में है। और जब डायस्टोल कंडीशन में वैक्यूल होती है तो वैक्यूल के अंदर अतिरिक्त जल की मात्रा आ गई। अब एक और बात यहाँ पे देखने वाली बात है, मैंने ये जो गोला बताया है, ये इतना सा हिस्सा बताया है, इसको मैंने अभी शब्द बोला था आशय या रिजर्वोयर। क्या बोला था? आशय या रिजर्वोयर। तो रिजर्वोयर की जो ये मेम्ब्रेन होती है, आप कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जिसको कहते हैं, या झिल्ली भी आप कह सकते हैं। ये झिल्ली थोड़ी सी लचीली भी होती है और हल्की सी आप यूँ कह सकते हो कि स्फुटनशील झिल्ली होती है। और लचीली होने के कारण को और फटने वाली रैप्चर्ड जो होने वाली लचीली होने के कारण जो हल्के से प्रेशर के कारण फट सकती है, इस प्रकार की ये रिजर्वोयर की मेम्ब्रेन होती है, ये होती है। और ये मेम्ब्रेन इस ओस्मो रेगुलेशन में बहुत अच्छा, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और वो रोल ये है कि जैसे ये डायस्टोलिक वैक्यूल जो है, डायस्टोलिक कंडीशन वैक्यूल जो है, और ये डायस्टोलिक कंडीशन वैक्यूल जैसे किसके पास आती है, इस रिजर्वोयर की मेम्ब्रेन से टच में होती है, ये वैक्यूल रैप्चर्ड हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात इसके अंदर जो एक्सिस जल की मात्रा थी, वो जल की मात्रा किसमें आ जाती है? रिजर्वोयर में आ जाती है। और रिजर्वोयर हमें जानते हैं ओस्टियम के द्वारा या प्रोटोस्टियम के द्वारा कहाँ होता है? बाहर होता है। अतिरिक्त जल की मात्रा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है।
जैसे ही ये वैक्यूल रैप्चर होती है, ब्रस्ट होती है, फट जाती है, उस समय इसका सेल का सारा माल, सारा जो अंदर जितना भी जल था वो सारा बाहर फ्लो हो गया। और जैसे जब बाहर फ्लो होता है तो इस वैक्यूल, उसके बाद में ये वैक्यूल एक कंडीशन आती है जिसको हम क्या कह सकते हैं, सिस्टोल कह सकते हैं, कि सिस्टोल में आ गई। तो अब हमारे पास दो टर्म आ गया, एक टर्म आया डायस्टोलिक कंडीशन और दूसरा आ गया सिस्टोलिक कंडीशन। सिस्टोलिक कंडीशन का मतलब जब वैक्यूल रिजर्वोयर में फट जाती है और वो जल की एंटायर मात्रा एम्प्टी हो जाती है, तो उसके अंदर जल नहीं हो जाता, वो सिकुड़ जाती है। इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, सिस्टोल कह रहे हैं। उससे पहले डायस्टोल कंडीशन, जब छोटी छोटी वैक्यूल्स अपना जल का सारी मात्रा बड़ी वाली वैक्यूल में एम्प्टी कर देती हैं, उस कंडीशन में वैक्यूल फूली हुई होती है, वो जल से भरी होती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। इस वैक्यूल के लिए इसमें लिखा है लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, बड़ी संकुचनशील रिक्तिका। और बड़ी संकुचनशील रिक्तिका नाम से पता चल रहा है कि संकुचनशील मतलब संकुचित होना और फैलना। संकुचित होना क्या हो गया, सिस्टोल हो गया, और फैलने को हम क्या कह दिया, डायस्टोल। इसका मतलब ये लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सिस्टोल एंड डायस्टोल, सिस्टोल एंड डायस्टोल, सिस्टोल एंड डायस्टोल कंडीशन के आधार पर लगातार युग्लिना के शरीर में प्रवेश करने वाले जल की अतिरिक्त मात्रा को रिजर्वोयर में एम्प्टी करती रहती हैं, और एम्प्टी करने के बाद में उसको शरीर से बाहर निकाल देती हैं। और इस तरह से युग्लिना के शरीर में एंडोस्मोसिस, अंतःप्राशन के द्वारा आई अतिरिक्त जल की मात्रा को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, ओस्मोरेगुलेशन कहते हैं, प्राशन नियमन कहते हैं। ये प्राशन नियमन युग्लिना में होता है। यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखने की बात है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के कारण, किसके कारण, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के कारण अमोनिया यहाँ पे बनता है, और उस अमोनिया को एक्सोस्मोसिस, बाह्य प्राशन द्वारा बॉडी से डायरेक्ट बाहर भी निकाल दिया जाता है, और उस अमोनिया को इस जल की मात्रा के साथ इस सिस्टम में, और यहाँ से भी अमोनिया को भी शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। इसका मतलब ये ओस्मोरेगुलेशन तो हो ही रहा है, पर यही चीज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन का भी क्या करती है, कार्य करती है। इस प्रकार हमने देखा कि युग्लिना में किस प्रकार ओस्मोरेगुलेशन होता है, और क्या कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस जिसको कहते हैं, संकुचनशील उपकरण जिसको कहते हैं, या ओस्मोरेगुलेटरी एपरेटस जिसको हम कह रहे हैं, क्या वो एक ही कार्य करता है या दूसरा कार्य करता है। दूसरा कार्य, एक कार्य तो जल की अतिरिक्त मात्रा को एंडोस्मोसिस के द्वारा जल की अतिरिक्त मात्रा जो शरीर में प्रवेश करती है उसको बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है, संकुचनशील एपरेटस करता है। ठीक उसी प्रकार जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में अमोनिया बनता है, तो उस अमोनिया को भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। तो इससे हमें स्पष्ट ज्ञान होता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस युग्लिना में दो कार्य करता है। पहला कार्य करता है ओस्मोरेगुलेशन का, दूसरा कार्य करता है एक्सक्रीशन का। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।